फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे हमने आपसे कहा था कि आपको हर दिन हर समय कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पोट्री के बारे में बताया था और उसके फॉर्म्स के बारे में बताया था। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर चीज़, हर थॉट आपको एक नई दिशा से दिखाई जाएगी। हर एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट आपको बताया जाएगा जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि सीटेट हो गया, टेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, इन सब में आपकी हेल्प करेगा। और ये सिर्फ हेल्प ही नहीं करेगा, आपको फुल मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। बस हमारी वीडियो आप एट लास्ट तक देखते रहें और उसे समझने की कोशिश करें। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस पॉइंट को समझा सकें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सोनेट क्या होती है? हमने शॉर्ट्स में एक चीज बताई थी कि सोनेट 14 लाइंस की एक पोएम होती है जो उस समय के राइटर्स या आज के राइटर्स भी इसे लिखते हैं, जिसकी राइमिंग स्कीम बहुत ही मेलोडियस होती है। ये बिना राइमिंग स्कीम की नहीं बनाई जाती और एक विशेष प्रकार की राइमिंग स्कीम इसकी बनती है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बट हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता दें कि इसकी हिस्ट्री है क्या, ये सोनेट वर्ड आया कैसे। हिस्ट्री इसकी ये है कि ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए ये पॉइंट, ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि ये बिना राइमिंग स्कीम की नहीं बनाई जाती। ये बिना राइमिंग स्कीम की नहीं बनती और ये बिना 14 लाइन की नहीं बनती है। फ्रेंड्स, अब इसके हम पार्ट्स को देखते हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। इसे 3 भागों में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसे कई राइटरों ने लिखा है, लेकिन मोस्टली इंग्लिश लिटरेचर में 3 राइटरों के नाम से जाना जाता है, जैसे कि पेट्रार्क, शेक्सपियर सोनेट एंड स्पेंसर सोनेट। देखिए, इसे कहा भी जा सकता है पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट। बट हमने सिर्फ और सिर्फ राइटर्स के नाम लिखे हैं, क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। शेक्सपियरियन सोनेट शेक्सपियर ने लिखा था, इसके अलग फॉर्म्स बनाए थे। स्पेंसर ने इसे जब लिखा था तो उसने इसके अलग फॉर्म्स बनाए थे। पेट्रार्कन सोनेट में इसकी राइमिंग स्कीम होती थी ए बी बी ए और सी डी ई या सी डी सी या डी सी डी या डी सी डी या ई कुछ भी करके हम बना सकते हैं। पेट्रार्क ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऊपर वाली लाइन को हम कहते थे ऑक्टेव, जो 8 लाइन की होती थी, और सेकेंड लाइन को हम कहते थे सेस्टेट, जो 6 लाइन की होती थी। 8 और 6 मिला के 14 हो गए। ठीक फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं शेक्सपियर सोनेट के बारे में। शेक्सपियर सोनेट जिन्होंने लिखा था, शेक्सपियर ने लिखा था, और इसके जो राइमिंग स्कीम होती थी वो होती थी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी। अब इसको देखते हैं। इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होती थी और 1 कपलेट होता था। 3 क्वाड्रेंट इंटू 4 इक्वल टू 12 और 1 कपलेट जो होती थी 2 लाइन्स की होती हैं। 2 लाइन 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 14। आपकी 14 लाइन्स की ये भी हो गई। अब आते हैं स्पेंसर सोनेट पे। इसकी राइमिंग स्कीम होती थी ए बी
बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई एफ ई। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती थी। अब सबसे पहले बात करते हैं हम पेट्रार्कन सोनेट के बारे में। पेट्रार्कन सोनेट के बारे में। पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्क ने अपनी बिलोवेड लौरा डी नोवी के ऊपर लिखा था, जिसमें इन्होंने लौरा डी नोवी के बारे में ही बातें की हैं। ज़्यादा इनके बारे में ना जानते हुए अब हम बात करते हैं, अगर इनके बारे में थोड़ा सी एक चीज़ और देख लें। इन्होंने जो भी सोनेट्स लिखी हैं या इनके थीम पे जो सोनेट्स लिखी गई है, इनके राइमिंग पे जो सोनेट्स लिखी गई हैं, वो फिलिप सिडनी ने भी लिखी हैं। फिलिप सिडनी ने भी लिखी है। इनकी सबसे अच्छी पोएम देखा जाए एस्ट्रोफिल एंड एस्ट्रेला। इसमें इन्होंने ये जो वर्ड है एस्ट्रोफिल, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो एस्टर मीन्स होता है स्टार, और फिल मतलब होता है, फिल मीन्स लवर, यानी तारों का लवर। और स्टेला मीन्स, स्टेला जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार। ये एक लव पोयम है। इन्होंने लगभग इनकी जो पोयम है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला वो 128 एक सीक्वेंस है, 128 सोनेट्स हैं इसमें, और 11 सॉन्ग्स हैं। ये एक लव सॉन्ग्स हैं जिसमें एक पोएट जो है अपनी बिलोवेड को मनाने की कोशिश करता है, और इनकी पूरी थीम इस पे लिखी हुई है। इसकी राइमिंग स्कीम भी ए बी बी ए सी डी ई इस तरीके से करके है। अब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन स्टेंजा के बारे में। अगर आपको पेट्रार्कन सोनेट की सबसे अच्छी पोएम्स पढ़नी है तो आपके चैप्टर में मैच करेगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एक छोटा सा टॉपिक इससे पहले बता देते हैं आपको। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये जॉन मिल्टन की है, जॉन मिल्टन की है, और इसमें इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम का ही यूज किया है। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें ये अपने बारे में बताते हैं कि कैसे ही आधा एज बीतने के बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को कोस रहे हैं। लेकिन बाद में उनके मन से एक आवाज़ आती है कि जो लोग खड़े रहते हैं और सिर्फ अपने बारी का इंतजार करते हैं वो भी भगवान की सेवा करते हैं। जो लूले लंगड़े हैं वो एक जगह भी बैठे रहते हैं फिर भी वो भगवान की सेवा करते हैं। तो सबसे अच्छी अगर आपको पोएम्स पढ़नी है और सबसे इजी लैंग्वेज में पढ़नी है तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप जॉन मिल्टन की पढ़ सकते हैं, जिसमें उनकी राइमिंग स्कीम से छोड़ के आपके सारी चीज़ों के बारे में बताया है उन्होंने। राइमिंग स्कीम तो इसमें पेट्रार्क के बारे में बताई ही गई है। अब आते हैं शेक्सपियरियन स्टेंजा पे। शेक्सपियरियन स्टेंजा देखते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट, इस सोनेट की राइमिंग स्कीम हमने आपको पहले बताई, ए बी सी डी ई एफ जी। इन्होंने 154 सोनेट्स टोटली लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने अपने किसी भी सोनेट्स को कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिए हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके इन्होंने नंबर दिए हैं। और ये सोनेट्स इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड WH एंड अपनी बिलोवेड डार्क लेडी के ऊपर लिखा है। फ्रेंड्स, ये वही नाम है डार्क लेडी जिसे आज तक कंफर्म नहीं किया गया है कि ये डार्क लेडी थी कौन। कोई कहता है कि वो क्वीन एलिजाबेथ थी, कोई कहता है वो एक उनकी फ्रेंड्स थी,
और कोई कहता है कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, बट कोई कंफर्म नहीं किया गया कि ये डार्क लेडी थी कौन। लेकिन शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड्स के बारे में और इनके बारे में 1 से लेके 126 सोनेट में इन्होंने अपने फ्रेंड्स WH के बारे में बात किया है, और 127 से लेके 154 सोनेट में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड डार्क लेडी के बारे में बात कही है। इसकी राइमिंग स्कीम AB AB CD CD EF EF GG है। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी राइमिंग स्कीम AB AB CD CD EF EF GG है। और कभी भी अगर एग्जाम्स में आपको पूछ दे कि राइमिंग स्कीम शेक्सपियरियन स्टैंजा की क्या होती है, तो आप उसको ध्यान रख सकें। और हमने पहले भी बताया था कि ये 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में बनती है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें अगर हम बात करें तो इनकी सोनेट नंबर 18, विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 जो है वो काफ़ी अच्छी पोयम है, काफ़ी अच्छी सोनेट्स है। सोनेट नंबर 18 जिसे इन्होंने नाम दिया है Shall I compare thee। फ्रेंड्स, तो इन्होंने इसमें Shall I compare thee में इन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से वो तुलना करके बताते हैं कि जो सन है मई के महीने का या समर डेज का जो सन है, उसका जो रेज है, उसका रेज भी उनके फ्रेंड के फेस का जो ग्रो है उससे बहुत ही कम है। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे बात करने का जो ढंग है, वो किस तरीके से तुम्हें सबसे इन्वायरमेंट से अलग करता है और तुम्हें सबसे खूबसूरत बनाता है। अगर देखा जाए तो गर्मी का जो महीना होता है, अगर दिल्ली या अदर कंट्रीज में देखा जाता है तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म करने वाला होता है, लोग उस गर्मी में पागल हो जाते हैं। बट आपको पता है शेक्सपियर इंडिया के नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे, तो वहाँ पे जो गर्मी का महीना होता है लोगों के लिए इंजॉयमेंट करने का महीना होता है। वो मंथ जो होता है उनके लिए एक पीसफुल और एक नया ओसफुल होता है, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन को और भी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से उन्होंने उस इंजॉयमेंट को भी अपनी फ्रेंड्स के फेस से कंपेयर करके अपने फ्रेंड्स की अपने फेस के ग्रो को बहुत ज़्यादा आगे कर दिया है और बताया कि किस तरीके से जो तुम्हारा फेस का ग्रो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए वो उसकी तुलना उनसे कर रहे हैं। अब हम स्पेंसर सोनेट, इसकी राइमिंग स्कीम भी सेम शेक्सपियर के तरीके से होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे AB AB BC BC CD CD EE या कभी कभी EF EF भी हो जाती हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, 3 क्वार्टरेन होते हैं एंड 1 कपलेट होती है। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से अभी हमने आपको सोनेट्स के बारे में बताया, उसके सारे फॉर्म्स बताए और सबकी राइमिंग स्कीम बताई। सबसे पहले हम देखते हैं पेंटागन सोनेट, जो हमने आपको बताया था कि एक सबसे इजी लैंग्वेज में जो पोएम है, जो सोनेट्स हैं, वो मिल्टन की है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो उसकी कुछ लाइनें हैं, हम आपको दिखाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। ये आपके एग्जाम्स में भी आपकी बहुत मदद करेगी कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए दिया है, पहले इसकी राइमिंग स्कीम हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी राइमिंग स्कीम पेंटागन सोनेट की ABBA बनती है, यानी T स्पेंट A, वाइड B, हाइट B, स्पेंट बेंट A। फ्रेंड्स बनी ABBA। अब फिर देखते हैं, प्रेजेंट A, चाइल्ड B, डिनाइड B, प्रिवेंट A। ABBA ABBA 8 लाइन बनी, इसे कहते हैं ऑक्टेव। अब देखते हैं नीड, C बेस्ट, D स्टेट, E स्पीड, C
रेस्ट डी वेट ई, सी डी ई, सी डी ई, और इन 6 लाइन को कहते हैं हम सेस्टेट। फ्रेंड बन गई ना आपकी पेंटागन सोनेट की जो स्कीम थी, राइमिंग स्कीम थी, वो आपकी बन गई ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी राइमिंग स्कीम किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक इसी तरीके से आपको स्पेंसर सोनेट और शेक्सपियर सोनेट में भी मिलेगा जो उसकी राइमिंग स्कीम होगी। अब इस पोएम को पढ़ लेते हैं हम। इस पोएम में मिल्टन्स जो हैं वो अपनी आधी एज यानी 44 एज के अकॉर्डिंग इनकी आंखों की जो रोशनी है वो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो रही है, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके लिए वो अपने आप से बातें करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं, व्हेन जब, आई मैं, कॉन्सिडर्ड मुझे पता चला या मैं समझा, हाउ की कैसे, माई मेरी, लाइट्स मतलब जो प्रकाश है मेरा प्रकाश, तो प्रकाश उनके बॉडी में तो होगा नहीं, उनकी आंखों का जो प्रकाश है वो इज स्पेंट। स्पेंट मतलब होता है व्यतीत होना यानी खर्च होना। तो उन्हें जब पता चला कि उनकी आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे जा रही है या जा रही है, कब, ईरा हाफ माई डेज, ईरा यानी साल, हाफ मतलब आधे, माई मतलब मेरे, डेज मतलब दिनों में, यानी उनके दिनों के आधे साल में ही, यानी अगर उन्होंने अपनी ये सोची होगी कि हम 100 ईयर्स जिएंगे तो 44 की एज में ही उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है, इन में दिस इज डार्क, अंधेरे, वर्ल्ड संसार में, एंड वाइड, और ये संसार कैसा है, जो बहुत अंधेरा वाला है, अंधकारपूर्ण है और बहुत ज़्यादा विस्तृत है, उनके उसमें उनके आधे दिनों में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। जब उन्हें ऐसा पता चला तो उन्होंने क्या सोच रहे हैं, एंड और दैट की वन टैलेंट, जो उनके पास उनकी एक टैलेंट है, उनका जो एक योग्यता है, क्या है, विच जो इज है, दैट टू हाइड, उसे मौत उनके अंदर ही छिपा देगी। अब इसमें देखिए इन 3 लाइन का कहने का क्या मतलब है, इसमें वो कह रहे हैं कि उनके अंदर जो टैलेंट है किस चीज़ का, रिटेन करने का, पोएट्री बनाने का, ड्रामा बनाने का या एपिक लिखने का, जो उनका टैलेंट है वो मौत जो है उन्हें छिपा देगी। क्यों? क्योंकि मौत से पहले वो छिप जा रही है। क्यों? क्योंकि वो अंधे हो रहे हैं। अगर एक राइटर अंधा हो जाएगा तो अपनी पोएम्स या अपनी एपिक्स किस तरीके से लिखेगा या उन चीज़ों को कैसे बताएगा, क्योंकि जब वो अंधा है तो रिटेन कर नहीं सकता है, वो कुछ किसी को कुछ बता तो सकता है बट वो लिख ही नहीं सकता, तो अपनी बातें आगे किसी के सामने कैसे रखेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस भरे हुए संसार में, इस सबसे बड़े संसार में मेरी आंखों की रोशनी मेरी कुछ ही सालों में चली गई है। अब जो मौत उसको नहीं मौत से पहले ही वो जो चीज़ें छिपा रही है उनकी आंखों की रोशनी, लोड उसका जो भार है, विथ मी यूजलेस, वो मेरे पास कैसा है, एकदम यूजलेस हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। मेरे टैलेंट का कोई यूज नहीं हो पाएगा जब उनकी आंखों की रोशनी ही उनके पास नहीं होगी। तो यद्यपि माई सोल मोर वेंट, जबकि माई मेरी आत्मा जो है, मोर बहुत ही ज़्यादा, वेंट मतलब वैसे तो होता है झुकना, बट यहाँ पे इसका मतलब दिया गया है उत्सुक है। मेरी आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, किसके लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर, जिसने मुझे बनाया है। कह रहे हैं कि यद्यपि मुझे पता है कि मेरी आंखों की रोशनी अब जा रही है और मेरे आधे दिनों में ही चली गई है, मेरे टैलेंट का कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा अभी भी बहुत उत्सुक है, किस चीज़ के लिए, कि मैं जिसने मुझे बनाया है मैं उसकी सेवा कर सकूं। किस तरीके से सेवा कर सकूं कि उनके लिए मैं कुछ अपने मन से भजन लिख सकूं, उनके गुणगान कर सकूं। फिर कह रहे हैं एंड प्रेजेंट, और मैं उसके सामने क्या प्रेजेंट प्रस्तुत कर सकूं, माई थ्रू अकाउंट, अपना सच्चा लेखा जोखा जो मैंने अपने जीवन काल में किया है। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लिस्ट तो कहीं ऐसा ना हो ही कि वह रिटर्निंग मुझे लौटा दे, कहाँ से, चाइल्ड चिल्ला के, वो मुझे लौटा दे चिल्ला के, कहाँ से लौटा दे, कि इनका सोचना है कि अगर मैं मर गया, अंधेरी रोशनी मतलब मैं अंधा हो गया, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं रिटर्न नहीं करूंगा तो फिर मैं अगर मर के
गॉड के पास गया तो कहीं ऐसा ना हो कि गॉड मुझे झाड़ के निकाल दे, डांट के निकाल दे कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम सारे धरती पे गए और बस कुछ ही समय में तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई, तो तुम कोई काम नहीं किया तुमने और तुम यूजलेस हो गए हो। तो वो इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं वो मुझे ऐसे डांट के निकाल ना दे। तो फिर वो क्या सोच रहे हैं, डज गॉड एग्जैक्ट डे, क्या भगवान को जरूरत है लेबर मतलब श्रम की, लाइट डी नाइट, जब मेरी आंखों की रोशनी खो गई है तो क्या भगवान को मेरे कामों की जरूरत है। आई फॉन्डली आस्क, तो उन्होंने अपने वो अपने आप से पूछ रहे हैं बट पेशेंस, लेकिन उनका जो धैर्य है टू प्रिवेंट, उन्हें रोक देता है डैट मर्मर्स, उनकी बड़बड़ाहट को, सून रिप्लाइज्ड, और जल्द ही रिप्लाइज मतलब उत्तर आता है क्या, गॉड, भगवान को, डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं है, आइदर किसी भी मीन्स इंसान की, वर्क की यानी इंसान के कार्यों की, और या हिज ऑन गिफ्ट्स, और ना ही उनके किसी उपहार की। भगवान को ना तो इंसान की कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उसके गिफ्टों की आवश्यकता है। हु बेस्ट, वो उनके लिए सबसे अच्छे हैं, वियर, जो सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक। फ्रेंड्स, ये जो माइल्ड योक होता है, माइल्ड मीन्स होता है हल्का, और योक जो होता है वो होता है, आपने देखा होगा कि बैल जो होते हैं जब वो हल चलाते हैं तो बैलों के गले में एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जो इस तरीके से कुछ करके बनी होती है, जिसमें वो अपने सिर को रखते हैं और बैक साइड में हल रहता है, तो उसका भार जो बैलों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहे हैं कि ठीक उसी तरीके से वो भी उनकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। ये एक तरीके से जो जुआ दिखाया गया है, इसे जुआ कहते हैं, योग मीन्स होता है जुआ, एक तरीके से जुआ जो दिखाया गया है वो प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है कि हर एक इंसान के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो भी भगवान की सेवा करते हैं, उसे उस प्रॉब्लम को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी सर्व मतलब सेवा करते हैं, हिम बेस्ट, उसकी सबसे अच्छे तरीके से। जिसके पास बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी भगवान की सेवा जरूर करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हिज स्टेट इज किंगलिंग, हिज स्टेट, उसका जो राज्य है, इज है, किंगली मतलब राजाओं का भी राजा है, वो उसका जो राज है वो माइटी है, सर्वशक्तिमान है और उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बीडिंग स्पीड, एट हिज बीडिंग, हिज मतलब उसके, बीडिंग मतलब ऑर्डर्स पे, स्पीड मतलब तेजी से, एंड और पोस्ट ओवरलैंड, और पोस्ट मतलब दौड़ते हैं, ओवरलैंड पूरे पृथ्वी पर, एंड ओशियन और महासागरों पर। किसके ऑर्डर्स पे? गॉड के ऑर्डर पे। वो कहते हैं कि उसका जो राज्य है वो राजाओं का भी राजा है और उसके एक ऑर्डर पे हजारों लोग बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं पूरे पृथ्वी पर और पूरे महासागरों पे, विथआउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। दे आल्सो सर्व, वे भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, हु जो ओनली मतलब एकमात्र, स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यानी गॉड तो कभी ये नहीं कहते कि आप आओ और ये काम करो। गॉड जब किसी के पास प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग भगवान के पास जाते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद करते हैं, बस भगवान एकमात्र सहारा रहता है और लोग उनके ऊपर सिर्फ विश्वास रखते हैं। फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस होता है आपके ये जो पोएम्स है, इसी तरीके से पोएम्स आपको दे दी जाएंगी आपके सीटेट के एग्जाम्स में, टेट के एग्जाम्स में, और आपको इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए बताया जाएगा कि किस। फ्रेंड्स, फिर एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, इस लाइन में देखिए आप दिया गया है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये आपकी जो लाइन है ये यूनिवर्सल लाइन है। यूनिवर्सल लाइन क्या होती है ये भी हम बता देते हैं आपको। यूनिवर्सल लाइन वो लाइन होती है जिसका यूज हम पूरे यूनिवर्स के लिए करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि गॉड, गॉड क्या है? भगवान। भगवान क्या है? यूनिवर्सल है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इन्होंने ही पूरी पृथ्वी, पूरे समाज या पूरे संसार को बनाया हुआ है। तो ये लाइन जब तक रहेगी, यानी ये पृथ्वी, ये समाज या ये देश
जो भी है संसार जब तक रहेगा तब तक लोग अपनी बारी का इंतजार करेंगे और खड़े रहेंगे सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए। ये जो लाइन है ये यूनिवर्सल लाइन है, बाकी लाइनें तो खत्म की जा सकती हैं। यूनिवर्सल लाइन वो होती है जो अंत तक ना खत्म हो, उसके बारे में लोग जानते रहें, वो उसकी एक सच्चाई होती है। तो एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन सी लाइन है जो यूनिवर्सल है, तो आप आराम से लिख सकते हैं दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का आपका सोनेट। सोनेट्स तो आपके खत्म हो गए और आपके माइंड में एक बात अच्छे तरीके से चल रही होगी कि हमने दो चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया। पहला पेटागन सोनेट के बारे में, दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में, और हमने आपको स्पेंसर सोनेट्स के बारे में कम बताया। इसका रीज़न क्या है कि हमने बहुत अच्छे से सर्व किया है कि आपके एग्जाम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो आ सकता है। तो हमने जो नोटिस किया वो ये था कि पेटागन सोनेट और जो शेक्सपियरियन सोनेट था वो बहुत ज़्यादा पूछा है, स्पेंसरियन सोनेट के बारे में बहुत कम, इसीलिए हमने सिर्फ उसकी राइमिंग स्कीम बताई और आपको पेटागन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में बहुत ज़्यादा बताया ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके। आपको यहाँ पे वही चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो और एग्जाम में सबसे ज़्यादा उठाता हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारे सिलेबस के बारे में बताया जाए और सिलेबस उससे टच ही ना करता हो। तो जैसा कि हर बार की तरीके से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में कौन सी लाइन यूनिवर्सल है। ओके फ्रेंड्स, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन सारे आंसरों को पढ़ सकें और आपको जवाब दे सकें। बाकी कुछ भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो